हेलो दोस्तों, स्वागत है मिशन आरबीएससी पर। देखिए दोस्तों, हमने छोटे प्रश्न कर लिए थे लेकिन बड़े प्रश्न हमने नहीं किए थे और आपकी बार बार डिमांड हो रही थी कि सर बड़े प्रश्न कराइए। तो ये क्लास जो हमारी है इसमें हम सीधे 3 नंबर और 4 नंबर के जो प्रश्न है, बड़े प्रश्न, पूरी किताब का निचोड़ हमने इसमें लाया है। और आपको एक बात और बता दूं कि हमने 2024, 2025 और मॉडल पेपर 2026 इन तीनों का निचोड़ और इन तीनों के विश्लेषण के बाद में पूरी किताब से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। 15 प्रश्न है, एक बार जरूर देख के जाना, बिल्कुल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आपके ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निश्चयवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। तो बच्चों, करेक्ट आंसर क्या है कि निश्चयवाद की अगर हम बात करें, प्रकृति मानव पर हावी होती है ऐसा माना जाता है। निश्चयवाद में प्रकृति मानव पर हावी होती है, ध्यान देना, विशेष करके आदि मानव। समर्थक कौन है इसके? रेड जेल। मैं सिर्फ पॉइंट में आपको बता रहा हूं, आप इसका विस्तार कर सकते हैं, सिर्फ पॉइंट में लिखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम कवर कर सकें। जबकि दूसरी तरफ संभववाद, अगर इसकी बात करें तो मानव तकनीक द्वारा प्रकृति को बदल सकता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, आप समझ रहे हो ना। और इसके समर्थक हैं विडाल डिला ब्लास। तो एक तरफ तो निश्चयवाद जो प्रकृति को पावरफुल मानता है, एक तरफ संभववाद जो ये मानता है कि अगर हम कोशिश करें तो सब कुछ संभव है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो अपना आंसर देख लेंगे, मैंने यहाँ पे उत्तर आपको दे दिया है, पढ़ लीजिएगा आप। दूसरा प्रश्न है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, लिख देना। अब देखिए कि प्रथम जो अवस्था है, बिल्कुल शॉर्ट में संक्षिप्त में आंसर बता रहा हूँ, पॉइंट टू द पॉइंट आपको आंसर बता रहा हूँ। आप इसका विस्तार कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं विस्तार रूप में नहीं बता रहा हूँ, आप इसको बड़ा करके लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे जैसे मान लो इसको लिखना हो ना, ऐसे लिखोगे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में जन्म दर उच्च होती है और उसके साथ साथ मृत्यु दर भी उच्च होती है। इसमें विशेष करके खेतिहर समाज को शामिल किया जाता है। क्यों होती है जन्म दर उच्च और मृत्यु दर भी उच्च? क्योंकि शिक्षा की कमी होती है ना, वहाँ पे चिकित्सा सुविधाओं की कमी होती है, बहुत सारे कारण आप लिख सकते हो, ऐसे विस्तार कर सकते हो। दूसरा, अगर हम बात करें द्वितीय अवस्था, तो द्वितीय अवस्था में जन्म दर उच्च रहती है लेकिन मृत्यु दर जो वो घटना शुरू हो जाती है और इससे जनसंख्या विस्फोट होता है। और तीसरी जो अवस्था होती है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की, इस तीसरी अवस्था में जन्म दर भी निम्न होती है, मृत्यु दर भी निम्न होती है, क्योंकि विकसित समाज जो है उसमें शामिल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, विस्तार से समझाइए। अब देखो, आपको यहाँ पे भारत में सिंचाई के बारे में लिखना है, तो टू द पॉइंट में लिख रहा हूँ। शुरुआत आप इससे कर सकते हैं कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता के अनेक कारण हैं। पहला है, लिखना है वर्षा की अनिश्चितता। भाई हमारे यहाँ मानसून कभी धोखा दे सकता है, कभी समय पर बरसात नहीं होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप पहला पॉइंट तो लिखेंगे कि वर्षा की अनिश्चितता। दूसरा पॉइंट है वर्षा का असमान वितरण, कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर बिल्कुल कम। तीसरा पॉइंट लिखना है फसलों की प्रकृति। भाई कुछ ऐसी फसलें जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसी फसलें जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता अधिक है, जैसे चावल, गन्ना, इनको ज़्यादा पानी चाहिए भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखो, चौथा, मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लिख देना इसको। पहला है समता, यानी सबको समान अवसर। दूसरा है सतत पोषणीयता, इसका मतलब होता है भविष्य के लिए संसाधन बचाना, यानी आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को बचाते हुए हमें वर्तमान संसाधनों का उपयोग करना है, इसे सतत पोषणीयता कहते हैं। तीसरा पॉइंट है उत्पादकता, अर्थात मानव कार्य क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा उत्पादन बढ़े। और चौथा है सशक्तिकरण, यानी कि विकल्प चुनने की शक्ति जो है वो मिले, हर व्यक्ति के पास विकल्प होना चाहिए कि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस विकल्प का उपयोग कर सके। तो इस तरीके से 4 पॉइंट हो गए। पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। देखो, ये प्रश्न आपके बड़े प्रश्नों में भी काम आ सकते हैं, छोटों में भी, और यहाँ तक ऑब्जेक्टिव में भी काम आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मान लो 4 पॉइंट में से 1 पॉइंट नहीं होगा और आपसे कहा जाएगा निम्न में से कौन सा 1 पॉइंट नहीं है, तो आप उसको वहाँ पर आंसर राइट कर सकते हो अगर आपने बड़े प्रश्न किए हैं तो। 5वां प्रश्न देखो, प्रवास के कोई 3 सामाजिक और आर्थिक परिणाम लिखिए।
भाई पहला तो लिखना है आर्थिक, इसमें हुंडी से विदेशी मुद्रा मिलती है। दूसरा लिखना है सामाजिक, मिश्रित संस्कृति का विकास होता है। और तीसरा नकारात्मक लिखना है शहरों में भीड़ और गंदी बस्तियों का बढ़ना। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का महत्व बताइए। और आंसर आपको लिखना है कि सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो भारत में अपार संभावना है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय देश है भारत, जहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत सीधे पड़ती है। फिर अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो विशेष करके तटीय क्षेत्रों में ये ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि वहाँ पर हवाएं तेज चलती है। और इसका महत्व क्या है? प्रदूषण मुक्त है, कभी खत्म न होने वाली, और सस्ते उपकरण इसमें लगते हैं, सस्ती पड़ती है बिजली। भारत में जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण के कारणों की विवेचना कीजिए। भाई भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है ना, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, तो ये असमान वितरण है। इसके क्या कारण है? तो देखो इसके बहुत सारे कारण है। पहला कारण तो है उपजाऊ मैदान। जहाँ मैदान उपजाऊ है, जहाँ समतल जमीन है, वहाँ पर ज़्यादा लोग बसते हैं, जैसे यूपी बिहार में सघन जनसंख्या घनत्व खेती के कारण। दूसरा है पठारी क्षेत्र, जहाँ पर मध्यम जनसंख्या निवास करती है। और तीसरा है पर्वतीय या मरुस्थलीय प्रदेश, जहां पर बिल्कुल विरल जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहां का जीवन बड़ा कठिन होता है। आठवां प्रश्न है कि भारत में पाइपलाइन परिवहन के लाभ और हानियां लिखिए। भाई अगर हम भारत में पाइपलाइन परिवहन की बात करें तो अगर हम लाभ की बात करें तो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी बन सकती है, निरंतर आपूर्ति बनी रहती है और सस्ता संचालन होता है। लेकिन इसकी हानियां भी है। क्या हानि है? शुरुआत में लागत अधिक आती है और रिसाव की समस्या रहती है, क्योंकि इसका पता नहीं चलता और कहीं पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। 9वां प्रश्न है भारत में गुच्छित और परिक्षिप्त बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई गुच्छित बस्तियां घर पास पास में होते हैं, जहां ये उपजाऊ मैदान होते हैं, सुरक्षा कारण है, वहां पर गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। परिक्षिप्त बस्तियां, इसमें घर दूर दूर होते हैं, विशेष करके पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल है, चरागाह है, जहां पर ये बस्तियां पाई जाती है। तो ये दोनों में अंतर आप लिख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था, अगर आप चाहो ना तो टेबल बना के भी ये अंतर लिख सकते हो। इस तरीके से एक तरफ आप यहाँ पे लिखोगे, भाई यहाँ पे आपने लिख दिया गुच्छित बस्तियां और इधर लिख दिया आपने परिष्कृत बस्तियां, फिर इसके अंतर बता सकते हो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, है ना, इस प्रकार तीसरा पॉइंट। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य क्या है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से इसको याद कर लेना कि मुख्य आधारभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सफाई देना। दूसरा पॉइंट लिखना है प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाना। और तीसरा पॉइंट लिखना है शहरों में जीवन की गुणवत्ता को सुधारना। अगला क्वेश्चन है नवनिश्चयवाद की संकल्पना क्या है। तो आप इसे कहेंगे कि भाई इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं, ग्रिफिथ टेलर ने इसे दी थी। दूसरा पॉइंट लिखना है कि न तो प्रकृति पूरी तरह हावी है और न ही मानव पूरी तरह स्वतंत्र है। और तीसरा पॉइंट इसमें लिखना है कि हमें प्रकृति के नियमों को मानकर ही विकास करना चाहिए, रेड लाइट की तरह। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों और प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो भाई प्रमुख स्रोत हैं अगर हम बात करें जल प्रदूषण के, तो औद्योगिक कचरे से जल प्रदूषण होता है, नगरीय सीवेज से जल प्रदूषण होता है, कृषि में जो रसायन का यूज किया जाता है उससे भी जल प्रदूषण होता है। इसके प्रभाव क्या है? इससे भयानक से भयानक बीमारियां पैदा होती है, जैसे हैजा, डायरिया जैसी बीमारियां, और जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है इस जलीय प्रदूषण से। 13वां प्रश्न है कि पत्तन और पोताश्रय में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई एक तो होते हैं पोर्ट्स और एक होते हैं हार्बर्स। तो पत्तन जो होते हैं ये व्यापार के लिए होते हैं, जहाज यहाँ पे सामान लाते हैं और यहाँ से सामान ले जाते हैं। और जो पोताश्रय होते हैं ना, वहाँ जहाज़ों के ठहरने और सुरक्षा की जगह होती है, मतलब पार्किंग होती है एक प्रकार से जहाज़ों के लिए कह सकते हैं। मुंबई और कोच्चि जो है ये प्राकृतिक पत्तन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। आप विस्तार से लिख सकते हैं, मैं पॉइंट में आपको 3 पॉइंट बता रहा हूँ। पहली तो है अनियमित मानसून यानी कि सिंचाई की कमी, दूसरी है निम्न उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम, और तीसरा है छोटे खेत, आधुनिक मशीनों का प्रयोग मुश्किल है। और 15वां प्रश्न है कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखिए। तो आप लिख सकते हैं भाई जल की उपलब्धता, नदी घाटियों में अधिक बसावट है। दूसरा लिखते हैं भू आकृति, समतल मैदान कृषि उद्योग के लिए अच्छे हैं। और तीसरा लिखते हैं जलवायु अति उष्ण या शीत मरुस्थलों में कम जनसंख्या। तो इस तरीके से आपने ये जो 15 प्रश्न करने हैं। अगर आप कहोगे तो मैं सेम इसी सीरीज़ को जारी रख करके 1-2 वीडियो और आपके लिए ला सकता हूँ। कमेंट कर देना ये क्लास आपको कैसी लगी है, और लगातार मैं आपको बाकी जो हमारे सब्जेक्ट हैं
उन सब्जेक्ट पर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपका, क्योंकि हिंदी कंपलसरी तो आप सभी का सब्जेक्ट है, तो कल आपको फिर से वापस जो है वो हिंदी कंपलसरी के लिए रेडी रहना है। और आपके इस ज्योग्राफी एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और उसके बाद जो आपके आगे वाले जो भी जितने भी एग्जाम्स होंगे, हम बिल्कुल उनकी भी तैयारी कराएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, नमस्ते।